बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं उस ज़ात के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाली है। डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू all will be fine and doing well in your different online classes. So today we are going to discuss further topics of chapter number 4. The topics which we are going to discuss today are mitochondria and plastids. These two are very important long questions, and please make sure that you do understand these topics so that if these are the long questions which you need to attempt in your class, you might be able to attempt those. So वन बाई वन हम इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है माइटोकॉन्ड्रिया। अगर ये आप स्लाइड्स अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लेते हैं तो आप आसानी से इस टॉपिक को प्रिपेयर कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। माइटोकॉन्ड्रिया में आपने सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर की बात करनी है। कहता है कि जब आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप में इसको देखते हैं तो ये वेजिकल्स आपको समझ आ जाने चाहिए ना, छोटे छोटे जो है वो गोल साख्तों को हम वेजिकल्स का नाम देते हैं, या फिर रॉड्स भी हो सकते हैं, लंबे फिलामेंट्स, लंबे और पतले, ठीक है, उन्हें फिलामेंट्स कहते हैं। ये स्ट्रक्चर हो सकते हैं। लेकिन जब आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से इसको देखते हैं तो ये कॉम्प्लेक्स मॉर्फोलॉजी शो करते हैं। इनका स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ज़्यादा पेचीदा होता है। एनीवे, जब आप इसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ करें, इसको ड्रॉ करना है आपने, ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं ये स्ट्रक्चर के ऊपर इस वक्त कर्सर है। इसमें आपको नज़र आ रहा है कि ये ना दो मेम्ब्रेन है। एक ये जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है, जिस वक्त जहाँ पे कर्सर मूव कर रहा है, इसे हम आउटर मेम्ब्रेन का नाम देते हैं। ये स्मूथ होती है। जबकि ये जो इनर मेम्ब्रेन है, ये देखिए अंदर की तरफ किस तरह से ये इनफोल्ड हुई हुई है। इनर मेम्ब्रेन इस तरह से जो फोल्ड होती है, इसे हम कहते हैं क्रिस्टी। ये मैंने ना हाईलाइट किया हुआ इसको, क्रिस्टी को। ये अब आपने शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर जो है इसको प्रिपेयर करना है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इनर मेम्ब्रेन जो है वो फोल्ड हुई होती है और उस फोल्डिंग को हमने नाम क्या दिया हुआ है, क्रिस्टी का। इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अपना डीएनए और राइबोसोम्स जो है वो मौजूद होते हैं। चुनाचे ये अपना जो है वो जेनेटिक मेकअप खुद डिसाइड करती है कि ये किस तरह की होगी। ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेलिज है। चूंकि इनके अंदर डीएनए मौजूद है, चुनाचे ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग है। खुद ब खुद जो है वो इनकी तादाद आगे बढ़ सकती है। सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेलिज है। अच्छा, इसके अलावा ये जो आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं, ये जो इनर मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इनफोल्ड होकर ये जो नोब की तरह KNOB नोब लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, इसे हम कहते हैं F1 पार्टिकल्स, ठीक है। इस मैट्रिक्स के अंदर ये जो माइटोकॉन्ड्रिया, इस मैट्रिक्स के अंदर आपको बहुत सारे एंजाइम्स मिलेंगे जो कि मुख्तलिफ मेटाबॉलिक प्रोसेसेस जो हैं वो परफॉर्म करते हैं, जैसे ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस जो है ये रेस्पिरेशन के अंदर होने वाला बहुत ही अहम स्टेप है, जिसमें ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है। और डेफिनेटली जब ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होगी तो हमें उससे एनर्जी मिलती है इन द फॉर्म ऑफ ATP। चुनाचे ये ATP बनाते हैं, इसी वजह से हम इन्हें सेल का जो है वो पावर हाउस का नाम देते हैं, फॉर्मेशन ऑफ ATP की वजह से। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो हमारी बॉडी के अंदर ATP इस्तेमाल हो जाती है वो कन्वर्ट हो जाती है ADP के अंदर, और ADP जो है इसे ही जो है इससे आगे हम इस्तेमाल करते हैं क्या बनाने के लिए, ATP बनाने के लिए, ठीक है। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये आपने ड्रॉ करना है। इसमें मैंने आपको बता दिया कि मशहूर जो है ना ये 5 चीज़ें हैं। बाहर वाली मेम्ब्रेन आउटर, और अंदर वाली को क्या कहेंगे, इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन फोल्ड होकर कौन सा स्ट्रक्चर बनाएगी, क्रिस्टी। और ये जो नोब लाइक स्ट्रक्चर बनता है इनर मेम्ब्रेन की फोल्डिंग वजह से, इसे हम कहते हैं F1 पार्टिकल्स। 3 हो गए। और इसके अंदर जो है ये मैट्रिक्स, इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो ये साइटोप्लाज्म है ना माइटोकॉन्ड्रिया का, इसे हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स, ठीक है। ये स्ट्रक्चर्स हैं, इनके याद रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट काम इसका ATP बनाना है, इसी वजह से हम इसे सेल का पावर हाउस भी कहते हैं। दूसरा स्ट्रक्चर जिससे हम प्लास्टिड्स, ये हमने आज पढ़ना था। प्लास्टिड्स जो है ये भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज हैं। जिस तरह आपने देखा माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंड थे, ये भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज है। इनके अंदर पिगमेंट्स पाए जाते हैं, ठीक है, और ये सिर्फ प्लांट सेल्स में ही पाए जाते हैं क्योंकि इनका ताल्लुक फोटोसेंस से होता है। यू नो दैट मेजर जो फोटोसेंसिस करने वाले जो ऑर्गेनिज्म है वो प्लांट है। जहाँ तक हम इसकी टाइप्स की बात करते हैं तो प्लास्टिड्स की 3 बेसिक टाइप्स हैं। सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट, ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है आपको। क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो कि क्लोरोफिल, जिसका नाम आपने बहुत मरतबा सुना होगा। ये क्लोरोफिल क्या क्या काम है कि इसने सूरज की रोशनी को ट्रैप करना है,
और उसमें मौजूद जो केमिकल एनर्जी है उसको इस्तेमाल में ला के इसने फोटोसिंथेसिस करवानी है। ठीक है, ये जो क्लोरोफिल है सॉरी, क्लोरोफिल जो है ये जिस तरह हीमोग्लोबिन के अंदर एक हीम पोर्शन होता है ना, ये क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर भी बिल्कुल वैसे ही है। अच्छा, इन दोनों में फर्क क्या है? दोनों में 4 पायरोल रिंग होते हैं, लेकिन क्लोरोफिल के अंदर जो 4 पायरोल रिंग है वो मैग्नीशियम एटम के साथ जुड़े हुए होते हैं, जबकि हीमोग्लोबिन का जो हीम पोर्शन है वहां पे ये जो चारों पायरोल रिंग हैं ये आयरन के जरिए से जुड़े होते हैं। जब आप लाइट माइक्रोस्कोप की मदद से इसको देखते हैं तो इसका डायमीटर आपको 4 to 6 माइक्रोमीटर नजर आएगा। इसके अंदर आपको ग्रेनुल्स बने हुए नजर आएंगे जो कि इसके मैट्रिक्स जो है उसके अंदर एम्बेडेड हुए होते हैं। जबकि जब हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो इसके स्ट्रक्चर के अंदर हमें 3 क्लियर कट चीजें नजर आएंगी। एक इनवेल्प, ये जो बाहर वाली दोनों मेम्ब्रेन्स हैं इन्हें हम कहते हैं जी इनवेल्प। ठीक है, जबकि ये जो दरमियान में इसका सारे का सारा जो फ्लूइड पाया जाता है इसे हम कहते हैं स्ट्रोमा। इसे क्या बोल रहे हैं? स्ट्रोमा। स्ट्रोमा जो है ये थाइलाकाइड्स। अच्छा, ये थाइलाकाइड्स क्या होते हैं ये भी समझ लें आप। ये जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है ये इनफोल्ड होकर ना ये इस तरह मुख्तलिफ ये थैलियां सी बनाती हैं। इन थैलियों को हम कहते हैं थाइलाकाइड्स। ये थाइलाकाइड्स होती हैं, इनकी मजीद डिटेल अभी हम थोड़ी देर तक पढ़ते हैं, पहले स्ट्रोमा देखना है। ये जो नीचे येलो कलर का आपको आपकी बुक के ऊपर या इस स्लाइड के ऊपर नजर आ रहा है इसे हमने बोलना है स्ट्रोमा। इसके अंदर प्रोटीन्स भी होती हैं, राइबोसोम्स भी होते हैं, स्मॉल सर्कुलर डीएनए भी होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फिक्स भी यहाँ पे की जाती है टू फॉर्म शुगर, ताकि वो उसको शुगर में कन्वर्ट किया जा सके। ठीक है, जब फोटोसिंथेसिस हो रही होती है। फिर तीसरा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है प्लास्टिड्स का, उसका नाम है थाइलाकाइड। ये फ्लैटेंड वेजिकल्स, ये नजर आ रहे हैं ना आपको जो थैलियां सी जो मैंने कहा थे, ये फ्लैटेंड वेजिकल्स हैं। और ये एक जो होता है उसको हम ग्रेना का नाम देते हैं, लेकिन ये तकरीबन 50 जो है वो इस तरह एक दूसरे के ऊपर ढेर बना देते हैं। जब ये ढेर बना देंगे तो फिर हम इसे नाम देंगे एक को ग्रेना और सॉरी एक को ग्रेनम और ज्यादा को हमने क्या कहना है? ग्रेना। अच्छा, ये आप देख रहे हैं कि एक जो स्टैक है, एक जो ढेर है, ये दूसरे के साथ आपस में जुड़ा हुआ है। ये जो जगह है जहां से ये आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ उसे हम इंटरग्रेनम का नाम देते हैं। और ये इनकी जो मेम्ब्रेन है ये सनलाइट को ट्रैप करने के लिए इस्तेमाल होती है। अपार्ट फ्रॉम दिस आपने याद रखना है कि क्लोरोप्लास्ट जो है ये भी सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेलिज है, यानी ये खुद ब खुद जो है वो इनका अपना डीएनए होता है और ये खुद जो है वो अपनी तादाद में इजाफा कर सकते हैं। हर सेल के अंदर इनकी तादाद जो है वो वेरी करती है। फिर प्लास्टिड्स जो है इनकी दूसरी टाइप है क्रोमोप्लास्ट। पौधों के अंदर सब्ज रंग के अलावा जो भी आपको कलर नजर आता है वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है। और आपको पता है सब्ज रंग के अलावा जो कलर होता है वो या तो फूलों की पत्तियों में पेटल्स में होता है, या फूलों के अंदर होता है, या फिर राइपन्ड फ्रूट के अंदर होता है। उन्हें हम क्रोमोप्लास्ट का नाम देते हैं। जबकि जो लिकोप्लास्ट होते हैं ये कलरलेस, ट्राइंगुलर शेप, ट्यूबुलर, और ये जो प्लांट के अंडरग्राउंड पार्ट्स हैं वहां पे ये पाए जाते हैं। जमीन के जो नीचे पार्ट्स होते हैं वहां पे पाए जाते हैं और इनका काम होता है कि ये फूड को स्टोर करते हैं। तो यूं जो है प्लास्टिड्स की तीनों टाइप्स हमने पढ़ी, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और लिकोप्लास्ट। ये भी आपको लॉन्ग के तौर पर आ सकता है, इसको अच्छे तरीके से आपने प्रिपेयर करना है। कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज आस्क। थैंक यू सो मच।